अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो अपना 4th चैप्टर जो है, चौथा बाब, उसको कंक्लूड किया था, ख़त्म किया था। अब हम लोग जो हैं वो 5वां चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो 5वां चैप्टर है ये रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो तंजीमी ढांचा है उससे इसका ताल्लुक़ है। हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत करने के कौन कौन से तरीके और हुकूमत की कौन कौन सी टाइप्स और किन किन लेवल्स पर, सतह पर जो है ये हुकूमत पाकिस्तान में की जाती है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है, वन ऑफ दोज कंट्रीज़, जहाँ पर डेमोक्रेसी या जमहूरी निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये एक फेडरेशन है, ये याद रखिएगा, एक फेडरेशन है। यहाँ पर एक मरकज़ी हुकूमत है जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों पर जो है वो हुकूमत रखती है, तमाम इलाकों पर, तमाम एरियाज़ को कंट्रोल करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने, चूँकि ये मुल्क छोटा नहीं है, अकॉर्डिंग टू एरिया काफ़ी बड़ा मुल्क है, 33rd लार्जेस्ट कंट्री है इस दुनिया की, आलमोस्ट 200 से अबव कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में। तो वहाँ पर अगर आपका 33वां बड़ा मुल्क है तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ में इसको जो है वो शुमार किया जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमने मज़ीद छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में इसको जो है वो डिवाइड कर रखा है। मरकज़ी हुकूमत है, फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ, वफाक के साथ साथ, हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो मज़ीद हिस्सों में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे यूनिट्स हैं, जिनमें प्रोविंसेस हैं और उसके साथ जो है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिनको मकामी हुकूमतें जो हैं हम लोग कहते हैं। अब मकामी हुकूमतों को भी फर्दर जो है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसकी बात हम लोग जो है वो आगे चल के करेंगे। तो हमने बात करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पाकिस्तान की। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इंतज़ामी ढांचा है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी हुकूमत के स्टाइल को चलाता है। फिर हमने यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है उसका भी जिक्र करना है कि किस तरह से एक अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है पाकिस्तान में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अकॉर्डिंग टू योर यूनिक नोट्स, जिसका हम लोगों ने जिक्र करना है वो आपकी कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट का जिक्र है। अच्छा, हम लोग उर्दू में इसको जब मजलिस शूरा और इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पार्लियामेंट के फंक्शंस जो हैं वो बताने हैं, या जो मजलिस शूरा है उसके फ़राइज़ के बारे में आप लोगों ने डिस्कशन करनी है। अब पहले तो ये याद रखिएगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट करती है 2 हाउसेस पे। 2 ईवानी हमारी जो है ये मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है। एक नेशनल असम्बली जिसे लोअर हाउस कहते हैं, दूसरी सेनेट जिसे अपर हाउस जो है वो कहा जाता है। ये दोनों हाउसेस मिलके जो हैं वो पाकिस्तान की मरकज़ी जो पार्लियामेंट है उसको बनाते हैं, उसकी तश्कील इस पर होती है। अब इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, उसका जिक्र भी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन जो हमारे पार्लियामेंट के ये जो दोनों हाउसेस हैं, दोनों ईवान हैं, ईवान ज़ीरी और ईवान बाला, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उन दोनों में कितनी कितनी सीट्स, कितनी कितनी नुमाइंदगी जो है वो हमारे सूबों को, ट्राइबल एरियाज़ को, और हमारी जो कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद, हमारा जो कैपिटल है, उसको कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो मिलती हैं। और फिर इसमें हम लोग रिज़र्व्ड सीट्स का भी जिक्र जो है वो करते चले जाएंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो तमाम तर ताकत है, पावर्स हैं, वो इन्हीं दोनों हाउसेस के पास मौजूद हैं।
अब सबसे पहले हम लोग नेशनल असम्बली का जिक्र कर लेते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको नेशनल असम्बली का मेंबर बनना है तो उसके मेंबर बनने के लिए आपकी एक तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और दूसरा आप कौन सी सीट्स पर जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि आप जनरल इलेक्शंस में जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, नेशनल असम्बली में आपको इलेक्शन लड़ने के लिए एज जो है वो 25 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। एमएनए बनने के लिए, मेंबर फॉर नेशनल असम्बली बनने के लिए आपको जो है वो कम से कम 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये एज जो है ये सिर्फ और सिर्फ एमएनए के लिए है। अब यही एमएनए जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। इलेक्टेड एमएनए जो कि इलेक्शन के ज़रिए, जनरल इलेक्शंस के ज़रिए जो है वो इलेक्शन जीत के आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है। एमएनए बनने के लिए, कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 साल होना काफ़ी है, लेकिन 25 साल का बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। उसके लिए उसकी एज जो है वो मिनिमम 45 इयर्स होना जो है वो ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक हो गया, 25 साल एमएनए के लिए। फिर एमएनए अगर चाहता है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का, तो उसके लिए उसको जो है वो एज लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने अरसे के लिए लोग आते हैं। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो फॉर द 5 इयर्स इलेक्ट किए जाते हैं। 5 साल के लिए इनका इलेक्शन होता है। 5 साल के बाद ये अपनी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म करके तो इलेक्शन जो है वो फिर निगरान हुकूमत करवाती है और नए लोगों को ये ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। इसमें जो हेड्स होते हैं नेशनल असम्बली के, जो नेशनल असम्बली का इजलास कंट्रोल करते हैं, जो चेयर करते हैं, उसको सबसे पहले स्पीकर, और उसके बाद उसकी एब्सेंस में जो है वो डिप्टी स्पीकर इस हाउस की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। ठीक हो गया। इसके जो हेड्स होते हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर असम्बली का हेड नहीं होता है, ये याद रखिए। बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो है असम्बली में जाके अपने कामों पर जो सवाल, जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से, जो एमएनएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ दैट हाउस होते हैं, उनके सवालों के जवाब देना इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसको चेयर करते हैं, उसको हेड करते हैं स्पीकर, और अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है ये काम करेगा। इसमें अगर हम लोग सीट्स की डिवीज़न के बारे में बात करें, सीटों की तकसीम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सीट्स जो हैं हर सूबे को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से ईच प्रोविंस जो है वो अपनी अपनी सीट सिक्योर करता है। यहाँ पर नुमाइंदगी कैसे मिलती है? जितनी आबादी उतनी यहाँ पर आपको नुमाइंदगी मिलेगी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके पास नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स, फिर उसके बाद आपका दूसरा बड़ा सूबा सिंध, फिर केपीके, फिर बलूचिस्तान जो है ये आते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपकी जो सीटों की डिवीज़न है ये इस तरह से की जाती है। अगर पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा मिलेगी नेशनल असम्बली में, और बलूचिस्तान जो कि पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी रखता है, तो यहाँ पर नुमाइंदगी भी कम है। पंजाब 148, 148 सीट्स होती हैं उसके पास, सिंध 61। अब इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पंजाब की और सिंध की पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। पंजाब के पास 148 सीट हैं, आलमोस्ट 80 के करीब सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं सिंध से हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन भी सिंध से हमारी उतनी ही ज़्यादा है। तो सिंध के पास 61 सीट्स आती हैं। बलूचिस्तान जो है उसके पास 14 हैं, सबसे छोटा सूबा है। केपीके के पास में वो 35 सीट्स हैं। तो ये हमारे जो सूबे हैं उनके पास ये जो है वो तकसीम बनती है सीटों की। सबसे ज़्यादा पंजाब, फिर सिंध, फिर केपीके, फिर जो है वो बलूचिस्तान का नंबर आता है। इसके बाद फाटा का इलाका जो आता है, क्योंकि जो इलेक्शन हमारे यहाँ लास्ट टाइम हुए हैं 2018 में, उसमें फाटा जो है वो अलग से ही उसके पास सीट्स थी, और अभी ये
केपीके में मर्ज नहीं हुआ था, ये आफ्टर 2018 जो है ये केपीके में मर्ज हुआ है। तो हम जब भी बात करेंगे तो ये फाटा के जो कबायली इलाके हैं उनको नेक्स्ट इलेक्शंस तक जो है हम लोग इसी तरह से बाइफर्केट करेंगे, इसी तरह से उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ की सीट्स जो हैं वो 12 हैं, 12 सीट्स। इस्लामाबाद जो है उसके हिस्से में दो सीट्स आती हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही शहर है और पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर नुमाइंदगी सिर्फ 2 लोगों को दी जाती है। अच्छा, ये सीट्स जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है ये वो सीट्स हैं जो जनरल इलेक्शन के ज़रिए आती हैं, यानी यहाँ पर हर कैंडिडेट जो है किसी दूसरे कैंडिडेट को इलेक्शंस में हरा के पहुँचा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं। अब ये जो रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं उसमें 60 सीट विमेंस की होती हैं और 10 सीट्स जो हैं ये माइनॉरिटीज़ की होती हैं। जो विमेन सीट्स हैं ये याद रखिएगा कि ये इलेक्शन लड़के नहीं आती, ठीक हो गया। ख़वातीन के लिए जो सीट्स रिज़र्व की गई हैं नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में 60, ये 60 की 60 सीटें जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से ख़वातीन को नॉमिनेट किया जाता है और वो इलेक्शन के ज़रिए जो है वो आगे आती हैं। मिनॉरिटीज़, अब ये जो मिनॉरिटीज़ की 10 सीट्स हैं यहाँ पर बाकायदा इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन के थ्रू ये मिनॉरिटीज़ के लोग आते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अक़लियत में लोग शामिल हैं। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी जुदागाना इंतखाबात के ज़रिए आते हैं। मिनॉरिटीज़ की जो सीट हैं वहाँ पर सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लोग ही कैंडिडेट हो सकते हैं और मिनॉरिटीज़ के लोग ही उनको जो हैं वो वोट भी कास्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये रिज़र्व्ड सीट हैं। आगे हम लोग जो विमेंस की रिज़र्व्ड सीट्स हैं उनकी अगर हम लोग जो है वो बाइफर्केशन करें, उनकी हम लोग डिवीज़न करें, तो पंजाब चूँकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, तो उसके पास 35 सीट्स हैं, सिंध के पास 14 सीट्स हैं, केपीके के पास 8 सीट्स हैं, बलूचिस्तान के पास 3, फाटा और इस्लामाबाद के साथ ख़वातीन की कोई भी रिज़र्व्ड सीट जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। अब आगे अगर हम लोग जाएं, इसका जो अपर हाउस है जिसको हम लोग सेनेट कहते हैं, सेनेट जो है इसमें बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है सीट्स के हवाले से, क्योंकि सेनेट में जो है किसी भी प्रोविंस को या किसी भी सूबे को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो नुमाइंदगी नहीं मिलती। उसमें 22 सीट्स फॉर ईच प्रोविंस है, हर सूबे के लिए 22 सीटें हैं। 4 सूबे, चारों के पास जो है वो 22 सीटें मौजूद हैं, किसी की नुमाइंदगी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर फार्मूला नेशनल असम्बली वाला जो है वो अप्लाई नहीं होता है और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ढांचा है हमारा स्ट्रक्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं। इस्लामाबाद के पास 4 टोटल सीट्स हैं, फाटा 8 सीट्स हैं और मिनॉरिटीज़ के पास जो है ये 4 सीट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि हमने नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली में क्या कहा था कि वहाँ पर जो इलेक्शन होता है और जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए हुकूमत करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उनकी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो है यहाँ पर इलेक्शन जो है वो हर 3 साल के बाद होता है और ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 3 साल के बाद इलेक्शन इस तरह से होता है कि यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्स में से 50% सीट्स पर इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद 3 साल के बाद अगली जो 50% सीट्स होती हैं उन पर इलेक्शन होता है। ये 6 साल के लिए आते हैं। इनके जो हेड्स होते हैं जो इस हाउस की कार्रवाई को चलाते हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इसकी कार्रवाई करते हैं। अब अगर चेयरमैन मौजूद है तो वो सेनेट की कार्रवाई को जो है वो चेयर करेगा, चलाएगा। इसी तरह से अगर चेयरमैन नहीं है तो उसकी एब्सेंस में, गैर हाज़िरी में डिप्टी चेयरमैन जो है वो फिर कार्रवाई जो है वो हाउस की आगे बढ़ाएगा। इन दोनों में फ़र्क है। एक फ़र्क, 2 सीट्स जो हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की होती हैं, 4 सीट्स जो हैं वो मिनॉरिटीज़ की होती हैं।
नेशनल असम्बली में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीट्स होती हैं। सेनेट में हर सूबे के पास जो है वो एक जैसी इक्वल सीट्स होती हैं। दूसरा, नेशनल असम्बली जो है वहाँ पर 5 साल के लिए लोग आते हैं। सेनेट में लोग जो हैं वो 6 साल के लिए काम करने के लिए आते हैं। वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, जबकि सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो हाउस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और सेनेटर जो है, ये भी याद रखिएगा कि सेनेटर किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ एमएनए या कौमी असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो वही बन सकते हैं। इसलिए सेनेटर्स जो हैं वो किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म की सीट पर जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग एरियाज़ का जिक्र करें, इलाकों का जिक्र करें कि किन किन इलाकों में जो है वो इलाके इसके अंदर आते हैं फेडरेशन के अंदर, तो 4 सूबे पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और उसके अलावा आपका जो फेडरल टेरिटरी है, आपकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद, और फिर कबायली इलाके जो आपके हैं फाटा के, वो एरियाज़ जो हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ये दोनों हाउसेस जो हैं इनका मैंने आपको बता दिया कि सीट्स किस लिहाज से मिलती हैं। फिर मैंने आपको इसको ये भी बता दिया कि मेंबर्स के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली से आता है। फिर आपसे डिस्कशन ये हुई कि जो नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली है उसके जो हेड्स हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, जबकि सेनेट के जो हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। फिर ये बात भी हुई कि जो नेशनल असम्बली के लोग हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, जबकि सेनेट के लोग जो हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। अब इलाकों का जिक्र मैंने कर दिया कौन कौन से आते हैं। अब हमने बात ये करनी है कि फंक्शंस क्या हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट पाकिस्तान में क्या क्या फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देती है। सबसे पहले इसका जो काम है वो लेजिस्लेशन है, कानून साजी करना है। अगर आपने कोई नया कानून बनाना है, कोई पुराना कानून ख़त्म करना है, किसी पुराने कानून में लॉ में जो अमेंडमेंट करनी है, तब्दीली लानी है, कोई चेंजिंग्स आनी है, तो वो सारे का सारा काम जो है वो पार्लियामेंट ही करती है। अच्छा, इसमें बाकायदा एक प्रोसीजर है कानून बनाने का, लॉ बनाने का, जिसे हम लोग प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन या कानून साजी का तरीक़ाकार कहते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये लेजिस्लेशन की जाती है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाता है, कानूनी मुसव्वदा होता है, लॉ ड्राफ्ट होता है। ये जो लॉ ड्राफ्ट है इसमें प्रपोजल्स दिए जाते हैं कि कौन सा कानून बन सकता है, कौन सा ख़त्म कर देना चाहिए, या किस कानून में आपको जो है वो अमेंडमेंट कर देनी चाहिए। तो ये मुसव्वदा जो है, ये लॉ ड्राफ्ट जो है, ये पहले काबीना के सामने, कैबिनेट के सामने पेश होता है, और अगर इसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर इसको एक बिल की सूरत में जो है वो नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है। अब नेशनल असम्बली में इस बिल को जो है वो पास कर दिया गया है। फिर ये बिल यहाँ से पास होने के बाद जाएगा सेनेट के पास, और अगर सेनेट भी इसको पास कर देता है तो फिर ये बिल जो है यहाँ सेनेट से पास होने के बाद जाएगा सदर ममलकत के पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये एक लॉ और एक कानून जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर इस बिल पर प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी किस्म का इतराज़ लगा देते हैं, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो ऐसी सूरत में ये दोबारा कौमी असम्बली में आएगा। और अगर कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में इसको 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 अक्सरियत से इसको पास कर लिया जाता है, तो अब इस बिल को ना सेनेट में जाने की ज़रूरत है, ना प्रेसिडेंट के पास जाने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। देन नेशनल डेवलपमेंट, कौमी तरक्याती काम, ये भी जो हमारी नेशनल असम्बली है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ये इसी का काम होता है। इसी ने नेशनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी काम करने होते हैं उन सब के लिए जो है इन्होंने काबीना से अब मंजूरी लेनी होती है। फ़ंड्स की, फ़ंड्स पास करना, मंजूर करना इन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है, और सारे के सारे तरक्याती काम जो हैं वो इनकी मर्ज़ी से जो हैं वो किए जाते हैं। देन
फाइनेंशियल गवर्नेंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये जो है वो हमें मुआशी हमारे जो असिस्टेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। हर साल जून के महीने में जो बजट है वो पेश किया जाता है, यहाँ का आपका जो वज़ीर ख़ज़ाना होता है वो पेश करता है। अब ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो बजट में बताया ये जाता है कि ये जो आने वाला साल है, इस साल में हम लोग जो हैं वो कौन से नए टैक्सेस लगाएंगे, कौन से टैक्सेस में इजाफा होगा, कौन से टैक्सेस हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, कौन से टैक्सेस में कमी होगी, ये सारा कुछ बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि इस साल हम कितना पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान इस साल कितना पैसा कमाएगा और इस साल पाकिस्तान कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करेगा। वो फील्ड्स, वो एरियाज़, वो जगह जहाँ पर ये पैसे खर्च होने हैं वो भी सारे के सारे इसमें बताए जाते हैं हमें। प्रोविज़न ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फ्राहमी। अब बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो क्राइम या जराइम जो है वो हम लोग करते हैं, तो सिटीजन्स जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत हम उन क्रिमिनल्स को जो है वो सज़ाएँ दे सकें। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि यहाँ पर कानून पास किया जाता है, यहाँ पर इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से उनका जिक्र है। इलेक्शन करवाना, अच्छा अब ये इलेक्शन कौन से करवाते हैं? यहाँ पर इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। ये इलेक्शंस करवाना भी इसी हाउस की जो है वो ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान के हम लोगों ने जो टॉपिक है उसका ज़िक्र किया था, जिसमें हम लोगों ने ये ज़िक्र किया था जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से हमने सबसे पहले पार्लियामेंट का जिक्र किया है। अब हम लोग जो हैं वो जिक्र करने जा रहे हैं जो हमारे वफाकी इंतज़ामिया है या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद हम लोग फेडरल एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स, जो हमारे वफाकी ओहदेदार हैं, जो हमारी वफाकी हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, वो देखेंगे। जो यहाँ पर फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये याद रखिएगा कि ये सारे के सारे ऑफिसेज़ हैं, दफातर हैं, जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको रन करते हैं, चलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वफाकी इंतज़ामिया में फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ आती है वो प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, ईवान सदर या सदारती सेक्रेटेरिएट इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ईवान वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म हाउस भी जो है वो इसको कहा जाता है। अब ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के पास जो भी तजवीज़, जो भी प्रपोज़ल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाना है वो इसी हाउस ने, इसी सेक्रेटेरिएट ने उनसे लेना है। और जो प्रेसिडेंट की एडवाइसेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी है वो भी सारी की सारी जो हैं वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक जाएंगी। ठीक हो गया। रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट या प्रेसिडेंट हाउस तक जाते हैं। वहाँ से एडवाइस और ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ। इसके नीचे फेडरल सेक्रेटेरिएट, वफाकी ईवान का जो है वो यहाँ पर जिक्र हमने किया हुआ है। अब ये जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल हमारा सेक्रेटेरिएट है, उसमें 33 मिनिस्ट्रीज़ और 42 डिवीजन्स हैं। 33 मिनिस्ट्रियाँ और 42 जो हैं वो वफाकी डिवीजन्स जो हैं वो इसमें आते हैं। ठीक हो गया। फेडरल सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट करता है, इसमें मौजूद हैं 33 मिनिस्ट्रियाँ और 42 डिवीजन्स। अब ये फेडरल सेक्रेटेरिएट का काम क्या है? उसने ये जो 33 मिनिस्ट्रीज़ और 42 डिवीजन्स हैं इनसे रिपोर्ट्स लेनी है, इनसे प्रपोजल्स लेने हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक पहुंचाने हैं। और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी ऑर्डर्स होंगे जो मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स तक पहुंचाए जाने हैं वो सारे के सारे फेडरल सेक्रेटेरिएट से ही मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स में पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद वफाकी महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे महकमा दाखिला है जिसके ज़िम्मे हमारा जो इंटीरियर है पाकिस्तान का, अंदरूनी जो मामलात हैं उनको देखना होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं फेडरेशन के अंदर हैं बहुत सारे महकमे, उन महकमों का यहाँ पर जिक्र है। और ये महकमे जो हैं या ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये किसी न किसी मिनिस्ट्री या किसी न किसी डिवीज़न के अंदर हर सूरत में आते हैं।
देन सब डिपार्टमेंट्स, झैली इदारे, ये जो हमने डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, वफाकी महकमों का जिक्र किया है, इनके नीचे बहुत सारे जो हैं वो झैली इदारे, इनके सब डिपार्टमेंट्स भी काम करते हैं। अब ये सब डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाते हैं, डिपार्टमेंट्स से ऑर्डर्स जो हैं वो सब डिपार्टमेंट्स तक आते हैं और सब डिपार्टमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं। देन इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प सिचुएशन ये है कि जो मुकम्मल खुद मुख्तार इदारे होते हैं, ये इदारे अपने सारे के सारे फंड्स भी खुद जनरेट करते हैं, अपने अखराजात जो हैं, अपने एक्सपेंस जो हैं वो खुद ही मीट करते हैं। उसके अलावा जो नीम खुद मुख्तार अदारे हैं, ये किसी हद तक जो है वो हुकूमत पर भी इन्हिसार करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं और किसी हद तक ये अपने मामला ख़ुद भी रन करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। तो ये खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की एक इंतज़ामिया की चेन है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स आएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, सेक्रेटेरिएट तक, फिर प्राइम मिनिस्टर से फेडरल सेक्रेटेरिएट तक, फिर मिनिस्ट्रीज़ या डिवीजन्स तक जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट्स में आएंगे, फिर सब डिपार्टमेंट्स तक जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट इदारों में जाएंगे। मिनिस्ट्री एक बड़ा यूनिट होता है, जबकि डिवीज़न जो है ये एक मिनिस्ट्री में एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकते हैं। एक मिनिस्ट्री एक या एक से ज़्यादा डिवीजन्स पर कंसिस्ट कर सकती है, मुश्तमिल हो सकती है। अगर हम लोग फेडरल एग्जेक्टिव्स और ऑफिसर्स का जिक्र करें तो हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेक्टिव है, सबसे बड़ा जो हमारा आइनी ओहदा है वो सदर है, प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट जो है ये हमारा एक आइनी ओहदा होता है। देन प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म जो है ये गवर्नमेंट का हेड होता है। जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो भी लोग इलेक्ट होके आते हैं उसमें से एक बंदे को हम लोग अपनी गवर्नमेंट का जो है वो हेड इलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा वज़ीर आज़म होता है। और पाकिस्तान में होने वाले हर काम की ज़िम्मेदारी जो है वो इस पर है और यही जवाबदेह है। फेडरल कैबिनेट वफाकी काबीना, अब ये याद रखिएगा कि हर MNA या सेनेटर जो है वो वफाकी काबीना या फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता। फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स सिर्फ दो लोग होते हैं, एक फेडरल मिनिस्टर और दूसरा मिनिस्टर फॉर स्टेट, वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत। तो इन वज़रा पर मुश्तमिल ये वफाकी काबीना होती है। आपने कोई भी तरक्याती काम करना है, कोई भी लॉ पास करना है, बजट बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, वो सबसे पहले फेडरल कैबिनेट या वफाकी काबीना के अंडर जो है वो उसमें बहस की जाएगी, फिर उसके बाद वो काम हो सकेगा। फेडरल मिनिस्टर, ये जो फेडरल मिनिस्टर है ये हेड होता है किसी ना किसी वफाकी मिनिस्ट्री का। वफाकी वज़ीर किसी ना किसी मिनिस्ट्री का जो है वो हेड होता है। देन वज़ीर ममलकत, मिनिस्टर फॉर स्टेट है, ये किसी ना किसी डिवीज़न का जो है वो सरबराह होता है। अब ये याद रखिएगा कि हमने कहा था कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो कंसिस्ट करती हैं या मुश्तमिल होती हैं एक या एक से ज़्यादा डिवीजन्स पर। तो हमने कहा जी वफाकी वज़ीर फेडरल मिनिस्ट्री का जो है वो हेड है, जबकि मिनिस्टर फॉर स्टेट, वज़ीर ममलकत जो है वो किसी न किसी डिवीज़न का सरबराह है। अब ये दोनों के दोनों जो हैं वो जवाबदेह हैं प्राइम मिनिस्टर को। फेडरल मिनिस्टर भी और मिनिस्टर फॉर स्टेट भी, यानी वफाकी वज़ीर भी और वज़ीर ममलकत भी, हर काम का जवाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली इन लोगों तक आएंगे। देन सेक्रेटरी, ये जो सेक्रेटरी है ये वफाकी हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का 22वें ग्रेड का जो है वो मुलाजिम होता है और ये बंदा जो है ये सबसे बड़ा सरकारी मुलाजिम कंसिडर या सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट जो है वो पाकिस्तान में कंसिडर होता है। 22वां इसका जो है वो ग्रेड होता है, हाईएस्ट ग्रेड इन पाकिस्तान। देन एडिशनल सेक्रेटरी 21वां ग्रेड है, जॉइंट सेक्रेटरी 20वां ग्रेड है इसका, डिप्टी सेक्रेटरी 19वें ग्रेड में होता है और एक सेक्शन ऑफिसर है जो कि सबसे जूनियर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एग्जेक्टिव होता है, ऑफिसर होता है, और ये जो सेक्शन ऑफिसर है ये 17 और 18 ग्रेड जो है ये इसका होता है, और ये भी वफाकी जो है वो मुलाजम होता है। फेडरल गवर्नमेंट का ये भी जो है वो एम्प्लॉय होता है। अब यहाँ से जो हैं वो पॉलिसीज़ और ऑर्डर्स आते हैं सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी से वही ऑर्डर्स जो हैं वो पीछे एडिशनल सेक्रेटरी तक जाते हैं, फिर वही जॉइंट सेक्रेटरी तक आ जाते हैं वो ऑर्डर्स, फिर डिप्टी सेक्रेटरी तक जाते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर तक जाते हैं। अब ये जो सेक्शन ऑफिसर है ये किसी ना किसी इदारे का जो है वो सरबराह होता है, उसके किसी ना किसी इदारे के ये सेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स जो हैं इसने पहुंचाने होते हैं, इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं अपने महकमे में जो उसके पास मौजूद है, और फिर वहाँ से रिपोर्ट जो है वो बना के डिप्टी सेक्रेटरी तक आनी है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ने वो रिपोर्ट जॉइंट सेक्रेटरी को देनी है, जॉइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी तक आएगी, और एडिशनल सेक्रेटरी फिर सेक्रेटरी तक पहुंचाएगा, वहाँ से ये मिनिस्ट्रीज़ और फिर कैबिनेट और फिर प्राइम मिनिस्टर तक जो है ये चीज़ें सारी की सारी जाती हैं। तो इस तरह से ये एग्जेक्टिव्स भी हमारे जो हैं इसमें हम लोगों ने कंसीडर कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।